कैब में एफएम पर यह गाना बज रहा था, पर गाने सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। न जाने क्यों मैं उदास हो गई थी। मैंने कैब ड्राइवर को एफएम बंद करने के लिए कहा और गाड़ी की खिड़की से बाहर भागती हुई सड़क देखने लगी। ये भागती हुई सड़क मुझे अपनी ज़िंदगी की तरह लग रही थी। जैसे जैसे कैब आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जो अभी का है वो बीते हुए में तब्दील हो रहा था। समय का बिना रुके चलते रहना और आखिर में सड़क का हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देना, ये ज़िंदगी नहीं तो और क्या है। ज़िंदगी भी तो समय के साथ दौड़ लगाती है, वो कहाँ किसी के लिए रुकती है। हम भटकते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, संवरते हैं, फिर भी ज़िंदगी बिना रुके चलती रहती है। जब कैब चौक के दाईं ओर वाली गली में दाखिल हुई तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। गाड़ी में एसी के होते हुए भी पसीना आने लगा था। मेरा लिया हुआ निर्णय मुझे बार बार याद आ रहा था, क्योंकि उसे लेते वक्त सही गलत का फैसला नहीं कर पाई थी ना मैं। कोई था ही नहीं बताने वाला। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए सही गलत का फ़र्क मायने नहीं रखता। बस डर इसी बात का रहता है कि जो निर्णय मैंने लिया है उस पर बनी रहूँगी या नहीं। इस बढ़ते हुए डर पे रोक लगाने के लिए मैंने खुद से कहा तुम सही हो, और अपने ख्यालों से बाहर आकर ड्राइवर से पूछा कितना टाइम और। 5 मिनट दिखा रहा है मैम, उसने अपने मोबाइल में देखते हुए कहा। वो बार बार मुझे उसके सामने लगे आईने में देख रहा था, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, पर मैं उससे नज़र चुरा रही थी, क्योंकि इसकी आदत तो हर लड़की को होती ही है। आए दिन हमें लोगों की नज़रों का सामना करना ही पड़ता है। फिर यहाँ कौन सी नई बात थी। ये नज़रों का खेल कुछ वक्त चलता रहा। आखिर जब दोनों की नज़रें मिली तो ड्राइवर ने सकुचाते हुए कहा आप वैसी औरत नहीं लगती। मतलब? मैंने कहा मतलब आपको पता है ना आप कहाँ जा रही है। उसने नज़र चुराते हुए कहा हाँ पता तो है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा फिर भी आप क्यों? क्या वहाँ सिर्फ मर्द ही जा सकते हैं, हम नहीं? और तुमने किस बेसिस पर तय किया कि मैं वैसी औरत हूँ या नहीं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लोग एक पल में ही कैसे किसी को जज कर सकते हैं। जिस आदमी ने मुझे कभी देखा तक नहीं, बस एक पल में उसने यह अनुमान लगाया कि मैं वैसी औरत हूँ या नहीं। मन तो कर रहा था कि या तो इस आदमी पर बिन बादल सा बरसूं या अभी इस कैब से उतरकर आगे का रास्ता पैदल चलकर तय करूं। फिर ख्याल आया इतना आसान तो नहीं है। तो वैसे भी ये पहला इंसान थोड़ी था। यहाँ तो सड़क पर चलता हर व्यक्ति औरतों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, लेकिन मुझे ड्राइवर सर्टिफिकेट बांटने वाला नहीं लगा। उसने तो मेरे ही हित में कहा था। उसको मेरी फिक्र हो रही होगी तो उस पर गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। मेरी आंखों में उमड़ता हुआ गुस्सा देख वो हिम्मत नहीं कर पाया आगे बोलने की। अब मैं ठीक महसूस करने लगी थी और पसीना उसे आ रहा था। मैंने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि वैसी औरत का मतलब क्या है। मैं इसका जवाब जानना चाहती थी, लेकिन वो बेचारा, उसके मन में इस सवाल के कारण डर पैदा हो गया था। नहीं मैम, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था। वो मुझे समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर लग रहा होगा कहीं गलत व्यवहार करने के जुर्म में मैं उसकी शिकायत ना कर दूं, और मैं भी जिद पर अड़ी हुई थी। जो अक्सर लोगों से सुनती आई थी, मैं उसका जवाब जानना चाहती थी। नहीं, आज तुम बता ही दो, वैसी औरत का मतलब क्या होता है। मैं बहुत से मर्दों से सुन चुकी हूँ ये ऐसी औरत है, ये वैसी औरत है। क्या मतलब होता है इस सब का? रंडी, बिच, स्लट, रखेल। ड्राइवर पसीने से सराबोर था। उसे मेरे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे देखने की। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इससे यह जाहिर हो रहा था कि शायद उसे पछतावा हो रहा हो कि उसने क्यों मुझसे बात करने की पहल की। 5 मिनट के बाद उसने गाड़ी एक 2 मंजिले 3 मंजिले चौल के सामने रोक दी। मैम, आपका डेस्टिनेशन, उसने बिना मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने श्योरिटी के लिए बिना गाड़ी से उतरे उस जगह को देखा। हाँ, ये वही जगह थी। वो ड्राइवर तो बिना समय गंवाए वहाँ से निकल गया था। मैंने जब सामने देखा तो वो गली राहगीरों से भरी पड़ी थी। खास करके बेचने वाली और खरीदने वालों की भीड़ थी। उन बेचने वालियों में से कुछ अनजान लोगों को पकड़कर उसको यहाँ वहाँ छूकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी, तो कोई अपनी उंगली और आंखों के इशारे से उन्हें अंदर बुला रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, जो खरीदने वाले थे मुझे देख अचंभित हो रहे थे।
शायद वो सोच रहे होंगे कि बाजार में अपना बढ़िया माल लेकर ये कहाँ से आई है, इसे तो कभी देखा तक नहीं। उनमें से कुछ एक ने तो शायद मेरा दाम भी तय किया होगा। मैं उनके इस काम में बिना विघ्न डाले गेट की तरफ आगे बढ़ गई। इस बीच बहुत सी नजरें मेरे बदन पर से गुजरती रही। वहाँ गेट पर एक आदमी बेचने वाले के साथ दीवार पर पीठ टिकाए बीड़ी पी रहा था। वो जो बेचने वाली थी उससे हंसते हुए कुछ तो बात कर रही थी। उस बेचने वाले ने मुझे आते हुए देखा तो उसने इशारों में उस आदमी से कुछ कहा। फिर वो भी मेरी तरफ देखने लगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, बेचना है या खरीदना है? उसकी बीड़ी का धुआं मेरे चेहरे पर आ रहा था, जो मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन मैंने बिना डरे अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाई और पैसों की एक गड्डी उसके हाथ पर थमाई। फिर क्या, रास्ता अपने आप खाली हो गया था। वो भी मेरे साथ आ गया था मुझे कमरा दिखाने के लिए। अंदर कमरों के दरवाजों पर बहुत सारी बेचने वाली सटकर खड़ी थी। आने जाने वालों की भीड़ थी। जैसे ही मैंने चौल के अंदर कदम रखा तो वो मुझे ताज्जुब से देखने लगी। उनमें से एक जो जवानी बेचकर थक गई थी, उसने दलाल से अपनी थोड़ी भारी आवाज में पूछा, कौन है रे? फोटो वाली है क्या? ए, फोटो खींचती है तू? मेरा भी खींचना। कैमरा किधर है? मेरे कुछ कहने से पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, उसे काहे परेशान कर रही है? मेरा मोबाइल है ना 24 पिक्सल का। अरे तेरी मस्त फोटो खींचूंगा ना मैं। उस आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था। वहां से गुजरते हुए खरीदने वालों की नजरें मुझे अंदर तक चुभ रही थी। जानबूझकर उनका मेरे बदन को छूते हुए गुजरना मुझे घिन आ रही थी। जिस आत्मविश्वास के साथ मैं आई थी वो डगमगाने लगा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रही। दरवाजे से सटकर खड़ी हुई जो लोगों की नज़रों में खूबसूरत बेचने वालियाँ थी, उनमें से एक मुझे देखकर मेरे साथ स्पर्धा करने लगी। उसने मुझे घूरते हुए देखा और अपने आप को ठीक करने लगी, क्योंकि शायद उसे यह लग रहा था कि जवानी से भरपूर बेचने वाली आई है तो हमारी जैसी पुरानी गाड़ी कौन चलाएगा। एक हद तक मुझे उसकी ये सोच भी सही लगी, क्योंकि यही तो बाजार की सच्चाई है। उन बेचने वालियों में कुछ ऐसी भी थी जो ये सोच रही थी कि ये साली यहाँ क्यों आई है, इसको मालूम नहीं जहन्नुम क्या होता है। अभी इसकी जवानी उफन रही है, जब टांगे फैलाकर थक जाएंगी तब जवानी का सारा जोश उतर जाएगा। कमरों के सामने से आते जाते खरीदारों की कमी नहीं थी। उस भीड़ को चीरते हुए कुछ नाजायज परिंदे प्लास्टिक के थैले को धागा बांधे अपने कुचले हुए सपनों को उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बेखौफ मुस्कुराते चेहरे थे उनके। ना कोई पीड़ा, ना किसी बात की कमी दिख रही थी। कैसे दिखती जब उन्हें बाहरी दुनिया का कोई इल्म ही ना था। जिस बच्चों को अपने सपनों की पतंग को संभालने की जरूरत थी, वो बेचारे बेकार की थैलियों से उलझे हुए थे। मैंने सोचा, क्या इस दलदल से आजाद होना इनके नसीब में है? शायद हाँ, कफन के साथ। मैंने अपने मन से उठे इस बवंडर पर रोक लगाने की कोशिश की, वैसे ही आगे बढ़ने लगी। तब तक तो वो आदमी उस कमरे तक पहुंच गया था। कमरे के अंदर से थोड़ी सी बदबू आ रही थी और उसके संग शायद उस बदबू को मिटाने के लिए जो पाउडर छिड़काई गई थी उससे महक भी आ रही थी। उस आदमी ने दरवाज़ा ठोका, लेकिन अंदर के बेचने वाले दरवाज़ा खोलने में समय ले रही थी, मानो वो खुले दरवाजे से आने वाली रोशनी से डर रही हो। मैंने सोचा, इनके दरवाजे बंद कैसे रह सकते हैं? अगर इनके दरवाजे बंद हो गए तो ये शहर हैवानियत पर उतर आएगा। उसने फिर एक बार दरवाज़ा ठकठकाया और अपनी फटी आवाज़ में कहा, राय भाई दरवाज़ा खोल, बहुत दिनों बाद तेरे लिए एक कस्टमर लाया हूँ। फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। उस आदमी ने फिर आवाज़ लगाई, अबे खोलना। तभी अंदर से थोड़ी भारी आवाज़ आई, धक्का मार गांडू, खुला है। गाली सुनकर मैं हैरान नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का माहौल ही वैसा था। उसने ज़ोर से धक्का लगाकर दरवाज़ा खोल दिया और चला गया, क्योंकि उसे उसका दाम मिल गया था। अंदर जाने के बाद मैंने देखा तो वो बेचने वाली बेड पर अपने कपड़े उतार नग्न अवस्था में लेटी हुई थी। मुझे इससे भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका जीवन ही जिस्म के टुकड़े से शुरू होकर जिस्म की बेड़ियों में कैद हो गया था और मुझे भी सिर्फ अपने काम से मतलब था। वो मुझे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। शायद वो आंखों से कमज़ोर होगी या कस्टमर से आंखें चुराने की जो आदत होती है वैसा कुछ होगा। उसके कान अंदर आते व्यक्ति की आवाज़ की तरफ लगे हुए थे।
मैं एक एक कदम गिनते हुए चल रही थी। शायद मुझे जो बेचैनी हो रही थी वो बढ़ने लगी थी, जो डर था वो बढ़ने लगा था। मुझे लगा कि सही तो कहा था ड्राइवर ने। तभी उसकी आवाज़ आई। पहली बार है क्या? शायद वो मेरे हाल से वाकिफ थी। मेरे मुंह से लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा था। मन में बहुत सारे विचारों ने तहलका मचाया हुआ था। यहाँ से वापस जाऊं या जो करने आई हूँ वो करके जाऊं? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। शायद उसे आदत थी नए कस्टमर के डर को मिटाने की। उसका चेहरा भद्दे मेकअप से लथपथ था। शायद उम्र के आसार को छुपाने की कोशिश हो। वो मुझे इधर उधर छूने लगे ताकि मैं सहज हो सकूं। उसका हाथ मेरे चेहरे से होते हुए मेरी छाती पर गया तो वो हैरान हो गई। लौंडी? वो समझ नहीं पा रही थी, या उसे ये भी लगा होगा कि मर्दों के शौक ये लड़कियां कब से पालने लगी। तू करेगी क्या? कैसे करेगी रे? उसने बहुत उटपटांग सा सवाल पूछा, जिसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। मैंने बिना डरे अपनी सलवार से मुट्ठियां भींची और पूरी ताकत से कहा, माँ। अचानक से सुने हुए इस लफ्ज़ से वो हैरान हो गई। उसकी आंखें बता रही थी कि इस अटपटे से लफ्ज़ का क्या जवाब दूँ। उसका हाथ मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे शरीर का मुआयना कर रहा था, क्योंकि ये क्षण उसके लिए भी अलग था। ये लफ्ज़ उसके लिए नया था। उसके लिए हैरान होने वाली बात तो ये थी कि एक रंडी को कोई माँ कैसे बोल सकता है। दूसरी बात ये थी कि एक लड़की उसके कमरे में, क्योंकि अक्सर मर्द यहाँ अपना मैं उतारने आते हैं। फिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? माँ, इस एक लफ्ज़ ने उसे मोम सा पिघला दिया। भले ही वो जिस्म बेचने वाली हो, लेकिन अंदर से उसे कुछ खाने लगा। उसने उसी हालत में मुझसे पूछा, कौन है रे तू, और यहाँ कोठे पर क्या कर रही है? उसकी आवाज़ से मुझे अपनेपन की महक आ रही थी। उसने तुरंत अपने कपड़े समेटे और उन्हें पहनने लगी। मेरी आंख से एक बूंद ज़मीन पर गिरी। मैं रोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो लंबा इंतज़ार था उस कारण आंखें भी आंसू बहाना चाहती थी। मैंने गिरते आंसुओं पर रोक लगाने के लिए अपने लफ्ज़ों का बांध बनाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी हूँ, जिसे तुमने 25 साल तक खुद से अलग रखा, जिसके नाजायज़ होने के बावजूद भी उसे 9 महीने कोख में जगह दी, जिसके लिए तुमने ना जाने कितनी नरक यातना झेली होगी, जिसके लिए तुम अपना जिस्म बेचती रही ताकि वो सुकून से रहे, जिसके लिए तुमने अनाथ आश्रम को भी घर बना दिया। वो खुदगर्ज तुमसे मिलने आई है माँ। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसकी आंखें भावनाओं से सराबोर थी, फिर भी वहाँ एक बूंद भी नजर नहीं आई। वो रोना तो चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो टूट के बिखरा हुआ था, शायद वो उसे रोने नहीं दे रहा था। सालों की पीड़ा के कारण आंखें सुर्ख हो गई थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, यहाँ क्यों आई तू? इस हरामजादे को अगर पता चला तू मेरी बेटी है तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फिर भी उसे ये ख्याल था कि बाहर कोई ना सुने। क्यों आई तू यहाँ? तेरे जैसों के लिए ये जगह खतरों से खाली नहीं है। जा, उठ, जा यहाँ से। उसे डर लगने लगा था कि कोई मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत ना करे। वो संभलती हुई दरवाजे की तरफ चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तू तो इज्जत से जीती भेज रही थी ना मैं सब। उसने मुझे डांटते हुए कहा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए माँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मुझे नहीं मालूम तू क्या करने आई है, तू यहाँ से चली जा, उठ, उसने मुझे धकेलते हुए कहा। वो मेरी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी। शायद उसे डर लग रहा होगा मोम सा पिघलने का। उसका इस तरह मुझसे बात करना मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं छोटी बच्ची की तरह मुंह फुलाकर नीचे बैठ गई। अरे तू समझती क्यों नहीं? मैं नहीं आ सकती। मेरे को उजाले से डर लगता है, यहाँ अंधेरे में रहने की आदत हो गई है ना। तेरे घर नहीं आ पाऊंगी मैं। मुझे यूँ जिद पर अड़ा हुआ देख वो मेरे पास आकर बैठ गई और बिना मेरी आंखों में देखे कहने लगी, यहाँ से मैं बाहर आएगी तो लोग मेरे साथ साथ तुझे भी नोचेंगे। ये बदन पर डाला हुआ कपड़ा भी मेरा नंगापन नहीं मिटा सकता। फिर तेरे मोहल्ले में कैसे रहूंगी मैं? मान, मेरी बात मान जा, तू जा यहाँ से। उसको अगर पता चलेगा ना तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। फिर रंडी की बेटी रंडी ही कहलाएगी। उसने भावुक होकर कहा। वो भावुक होने लगी थी, मुझे वहाँ से भगाने की तमाम कोशिशें करने लगी थी, लेकिन मैं जिद पर अड़ी थी।
मेरा ये बचपना देख वो थोड़ी सी पिघल जाती, लेकिन फिर तुरंत उस पर नियंत्रण करती। वो बार बार अपनी आंखें चुरा रही थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहा, माँ तुम मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती। मैंने माँ की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नज़रें ठहर गई थी। पहली बार आंखों में आंसू नजर आने लगे थे। जिस चेहरे को 25 साल से नहीं देखा था, उस चेहरे को देख उसका गुस्सा शांत होने लगा था। कुछ पल के लिए उस कमरे में खामोशी छा गई थी। उसने अपनी भावनाओं पर जो बांध लगाया था, इस बार वो नियंत्रण नहीं कर पाई थी। वो मेरे सिर पर से हाथ फेरने लगी। मुझे थोड़ी देर बस यूं ही देखते रहे। फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं, उसने अपनी आंखें हटा ली, मेरे सर से अपना हाथ हटाया। शायद उसे अंदर से आवाज़ आई होगी, बस कर। फिर उसने मुझे समझाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। तेरे को जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। तुझे उम्र भर उन लोगों के बीच में रहना है। मैं आई तो सब उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये जिद छोड़, उठ जा, तू अपने घर जा। वैसे माँ ने तो समझदारी की ही बात की थी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। माँ धीरे धीरे अपनी भावनाओं से हार रही थी। सालों से जो दर्द उसने सहा था, वो अब कहीं जाकर उसके लफ्ज़ों के साथ बहने लगा था। मेरा क्या है, मैं तो ना घर के ना घाट के। तेरे पास इज्जत की छत है, लोग हैं, फिर ये बचपना क्यों? हमारा देख, जवानी पिघलने के बाद यहाँ ज़िंदगी झाट हो जाती है, कोई भटकता तक नहीं। इसलिए मेरी जैसी औरतें एक उम्र के बाद सड़कों पर भीख मांगती फिरती है, फुटपाथ पर सोती है और सुबह पुलिस के डंडों से उठती है, और एक दिन वही मर जाती है। कुछ तो एड्स से मर जाती है। मरना तो लिखा है हमारे तकदीर में, और वो भी एकदम से नहीं, रोज रोज। मेरे को भी मरने से डर लग रहा था, इसलिए मैंने इस दलाल को बोला, यहाँ रहने दो, जो कुछ आएगा वो तेरे को दे दूंगी। रहने दिया उसने। अच्छा आदमी है, माँ ने हंसते हुए कहा। माँ अपनी सोच में खो गई थी। उसके चेहरे पर अब पीड़ा नहीं बल्कि मुस्कुराहट थी। शायद वो अपने दुख दर्द को छिपाने की जद्दोजहद कर रही हो। मैं बिना कुछ बोले उसे सुनती रही, और वो अपनी बातों के सहारे से आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगी थी। वो मुझे बोला है, तेरे मरने के बाद मैं ही जलाऊंगा तुझे। वो कुछ पल के लिए रुकी और कहने लगी, मेरे को बाहर की दुनिया से डर लगता है। ये दलाल अच्छा आदमी है, कभी कभार एक आध कस्टमर लाता है, उसमें एक आध दिन का गुजारा हो जाता है। आज जब उसने बोला कि तेरे लिए एक कस्टमर लाया हूँ, तो जान में जान आई। 400-500 की तो औकात नहीं है मेरी, और सोचा 100-150 तो मिलेगा ताकि 1-2 दिन का हो जाए। 100-150? मैं एक पल के लिए बेजान सी हो गई। दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे थे। 100-150 में गुजारा? माँ ने बस एक पल में ही अपनी सारी कैफियत बयान की थी। मैंने सोचा कि हम लोग आज़ाद होकर भी अपनी ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास कंधे तो होते हैं जिस पर सर रखकर हम बिलख कर रोए। पर माँ जैसी औरतें किसके कंधे पर सर रखती? मेरे लिए ये सब सोच के परे था। एक पल के लिए मैंने खुद को उसकी जगह देखा। ऐसी हालत में मैं क्या करती? बस एक पल में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती। लेकिन माँ, वो तो जीती रही, और कोई चारा नहीं था ना उसके पास। इस नाजायज़ को काबिल बनाना था, और समाज इतना बड़ा दिल नहीं रखता कि एक वैश्या को अच्छा काम करने दे। मैंने अपने आंसू पोंछे और माँ से कहा, देख माँ, मान जा मेरी बात। तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि मैं किसी को तुम्हारे बारे में बताऊंगी ही नहीं। फिर कैसे किसी को पता चलेगा कि तू कौन है? आखिर तूने अपना सब कुछ बेचकर मुझे इस काबिल बनाया है, वो किस काम का? सारी उम्र तो खुद को तय दामों में बेचती रही, लेकिन मुझे कभी बिकने नहीं दिया। और आज जब मैं तुम्हारा कर्ज अदा करने आई हूँ, हाँ मैं ये मानती हूँ कि माँ की पीड़ा, उसकी ममता को कोई नहीं खरीद सकता। फिर भी मैं तो तेरी बेटी हूँ ना। मेरे खातिर तो मेरी बात मान जा, प्लीज़ चल मेरे साथ। मेरी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। मैं माँ को मनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रही थी, लेकिन माँ है कि समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने रुकने के बजाय और कोशिश करनी चाहिए। मैंने माँ से कहा, क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तो ये डर फिजूल है।
भले ही मैं एक वेश्या नहीं हूँ, फिर भी मुझे लोगों की बातों का सामना करना ही पड़ता है। वैसा काम ना करते हुए भी लोग मुझे कभी ना कभी वेश्या बना ही देते हैं। और एक बात बताऊँ माँ, वैसे तो औरत हर जगह बिकती रहती है, घर में, कोठे में, समाज में। अब विडंबना ये है कि आज तक कोई उसका सही दाम नहीं समझ पाया। कुछ दरिंदों ने उसको फैली हुई टांगों में तोला है, तो कुछ ने नौकरानियों में। इसलिए तो ये फालतू की बातें छोड़ और मेरे साथ चल। माँ ने गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया और कहने लगी, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? रंडी हूँ मैं। लोग जिसका नाम लेते बखत मुंह टेढ़ा करते हैं, तू उसको अपने घर में रखेगी? रंडी कोठे में रहती है, घरों में नहीं। तेरे आस पड़ोसी तुझे वहाँ रहने नहीं देंगे। आगे की जिंदगी बची है, उसका सोच, इज्जत से जी। मैं क्या, मैं तो बदनाम हूँ और कुछ दिनों में मर जाऊंगी। तू क्यों अपनी जिंदगी नरक बना रही है? कुछ कम ज्यादा हो तो भेजती रहूंगी, जैसे आज तक भेजती रही। कभी कुछ कम पड़ने दिया तेरे को मैंने? फिर ये जिद क्यों कर रही है? उठ, जा अपने घर जा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी बातों में भले ही रूखापन था, पर आत्मीयता भी थी। मुझे समझाने की मेहनत थी, पर इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने माँ से कहा, इज्जत क्या है माँ? उससे थोड़े ही किसी का पेट भरता है। इसी इज्जत के चक्कर में लोग काम करना छोड़ देते हैं, भूख से मर जाते हैं। यही लोग दिन भर इसी इज्जत का बखान करते हैं और रात में किसी की इज्जत उतारते हैं। इसलिए तो मुझसे तो इज्जत की बात मत ही कर। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ वैश्या है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगा, लेकिन इससे घृणा नहीं हुई। मुझे इस बात से बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि जो अनाथ होता है ना माँ, उसे सिर्फ अपनों की ज़रूरत होती है, भले ही उसके अपने कुछ भी करते हो। और दूसरा, इसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरे विचार, मेरी पढ़ाई, और वैसे भी माँ, मैंने तुझे अभी तो बताया था कि मैं तुम्हारे ही जैसी हूँ। कुछ ना करके भी लोग कभी ना कभी मुझे रंडी, बिच, स्लट कह ही देते हैं। तो कौन सी इज्जत की बात कर रही है? माँ मेरी बातों को समझती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रही थी। वो मेरी ज़िंदगी बदतर होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो मेरे समझाने के बाद भी मना करती रही। देख, तो फालतू में बच्चे की तरह जिद ना कर। अगर इस भड़वे को पता चला ना कि तू मेरी बेटी है, तो वो तुझे यही बिठा देगा, तुझसे धंधा करवाएगा। समझ मेरी बात को। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे खींचते हुए दरवाजे की ओर ले गई, लेकिन उम्र के कारण वो मुझे खींच नहीं पा रही थी। मेरे सामने उसकी ताकत कम पड़ने लगी थी, उसका दम फूलने लगा था। वो हाँफती हुई नीचे बैठ गई। क्यों माँ, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? देख, कोई फायदा नहीं है। तुझे भी पता है मैं तुझे लेकर जाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। यही रहूँगी, फिर मेरा जो हश्र हो जाए उसकी जिम्मेदार तुम रहोगी। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, तेरे को नहीं मालूम ये क्या है? अरे तेरे जैसी को तो कच्चा चबा डालेंगे। ये चूतिए खून बहने पर भी नहीं छोड़ते। यहाँ इंसानियत नहीं, हैवानियत होती है। मरना आसान है बेटी, पर रोजाना मरते हुए जीना मुश्किल। इसलिए मेरी बात मान और अपने घर वापस जा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। आशीर्वाद का क्या करूँगी माँ, जब तुम ही मेरे साथ ना हो? 25 साल तक मैं इसी का इंतज़ार करते रही कि कभी तो मेरी माँ आएगी और मुझसे मिलेगी। अनाथ आश्रम में मुझे सब कुछ मिला, बल्कि तूने मेरा सारा इंतज़ाम करके रखा था। वहाँ के लोग हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारी माँ ने ये भेजा है, तुम्हारी माँ ने वो भेजा है, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। और मैं ये सोचती रही कि जो औरत मुझसे इतना प्यार करती है, फिर वो मुझे यहाँ से लेने क्यों नहीं आती है? 25 साल तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। मुझे लगा कि मुझ में ही कोई कमी होगी, इसलिए वो औरत मुझसे मिलना नहीं चाहती। माँ, मुझे तुमने भेजी हुई उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो तुमसे लगाव था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ क्या करती है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया। माँ की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उसने पल्लू से अपना मुंह छिपाया और बिलखने लगी। अब वो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मैंने माँ को अपनी बाहों में भर लिया। 25 साल का जो इंतज़ार था, उसकी पीड़ा आज हम दोनों की आंखों में से आंसुओं के रूप में बाहर निकल रही थी। उसे इस कदर रोता देख मैंने उससे कहा, माँ तुम क्यों रो रही हो? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो तुम पर गर्व होता है। तुम्हारे कारण मैं इस दलदल से दूर रही। तुमने तो एक नाजायज़ परिंदे को अपनी कोख में जगह दी,
उसे 9 महीने संभाला, 25 साल अपने से दूर रखा ताकि वो परिंदा मैला ना हो। मुझे इज्जत की ज़िंदगी देने के लिए तो अपनी इज्जत बेचती रही। आज मैं सूरज चांद को खुलेपन से देख पा रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने मुझे तो रोशनी से रूबरू कराया, लेकिन खुद अंधेरे में जीती रही। आज मेरे लिए तो इस जहां में जितने भी ईश्वर है वो सब तुम्हारे सामने छोटे लगने लगे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ जितनी भी ज़िंदगी बची है मेरी, हम साथ साथ मिलकर रहे। मरने के बाद तो वैसे भी पहचान तो मिट जाएगी। कुछ समय बाद दरवाज़ा खुल गया एक नई शुरुआत का। ये 25 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ हो। आज तू लावारिस है, तेरा कोई नहीं है, तुझे कूड़ेदान से उठाया है, ये सारे दाग मिट गए थे। माँ की गोद में मुझे स्वर्ग सी अनुभूति हो रही थी। उसके ममता से भरे हाथ मेरे सिर को सहला रहे थे। मुझे तो समय भी ठहरा सा लग रहा था, जैसे वो इस माँ बेटी के मिलन में कोई खलल नहीं डालना चाहता हो। माँ ने अपने संग कृष्ण की छोटी सी मूर्ति ली और थोड़ी सी खामोशी। वो उस कमरे से और कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहती थी ताकि ये बीता हुआ कल लगे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो रोशनी से बचने के लिए अपना बदन ढकने की जद्दोजहद करने लगी। मैं माँ का हाथ पकड़े आगे बढ़ती रही। जाते हुए अनगिनत नज़रों का सामना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। मुझे अपने लिए हुए निर्णय पर गर्व होने लगा था। मैं जब कोठे के गेट पर आई तो दलाल ने मुझे नहीं रोका, क्योंकि माँ से अब उसको कोई फ़ायदा नहीं था और उसे उसके पैसे भी मिले थे। कोठे के बाहर आते ही मैंने कैब बुक करी। माँ अभी भी अपने आप को ढकने की जद्दोजहद कर रही थी। मैंने माँ के कंधे पर हाथ रख उसे सहारा दिया ताकि वो थोड़ा हल्का महसूस करे। तभी कैब आई और खुशकिस्मती से वो वही कैब वाला था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। इस बार ड्राइवर तो मुझे देख भी नहीं पा रहा था। शायद उसको मेरा मुंह तोड़ जवाब देना याद हो। मैंने उसको कोड बताया और माँ के साथ गाड़ी में बैठ गई। कैब समय के साथ चल पड़ी नई शुरुआत की ओर।